दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित। क्योंकि हम सभी वयस्क मताधिकार के तहत हम सभी वोट करते हैं। तो आखिर जब हम वोट करते हैं तो क्या बहुमत की हार होती है? हम देखते हैं तो प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के तहत हम सभी लोग निर्वाचन करते हैं। तो जब हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे ग्राम प्रधान के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में हो, आदि का जब हम चुनाव करते हैं तो क्या उसमें बहुमत की हार होती है? आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सबको जानना यह बहुत जरूरी है। क्योंकि वोट देने का अधिकार अगर सबको है, वयस्क मताधिकार अगर यहाँ पर मतलब वयस्क मताधिकार वोट अगर यहाँ पर कराया जाता है, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या बहुमत की हार होती है, जिसके कारण हमारा बहुमत जो है, एक काफी वर्ग जो इस बात से वंचित रहता है कि हमारा प्रतिनिधि किसी रूप में हमारे सामने नहीं आया और वह असंतोष व्यक्त करता है। तो आइए हम देखते हैं। इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कि प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, पूरे दुनिया में दो प्रकार की निर्वाचन प्रणाली है जिसके द्वारा चुनाव कराया जाता है। अगर और कोई है तो वो इसी से निकली है, एक प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली और एक अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली। अब देखिए, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली क्या है और अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली क्या है। जो हम प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली है उसी के तहत हम सभी ग्राम प्रधान, विधायक या सांसद और क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि को हम प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के हित तहत चुनते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में है क्या, तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट में होता क्या है, जीत उसी की होती है जो सबसे आगे होता है। जैसे अगर हम अपने ग्राम प्रधान के चुनाव में देखें तो वही जीतता है जिसके वोटों की संख्या अन्य लोगों के से बहुत अधिक होती है, या अन्य लोगों से एक वोट भी अगर अधिक होती है तो जीत उसी की होती है। इसलिए इसमें कहा गया फर्स्ट पोस्ट ऑफ दी पास्ट, जीत उसी की होगी जो सबसे आगे होगा। अब अगर हम देखें तो इस प्रकार के जो निर्वाचन प्रणाली, उसमें एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली होती है। मतलब जब अगर कोई ग्राम प्रधान है तो ग्राम प्रधान एक ही होगा, ना कि अगर उससे कोई कम वोट पाया है तो उसे भी किसी प्रकार की सदस्यता दी जाएगी। तो ये एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली पर यह पूर्ण रूप से आधारित है। वहीं अगर हम आगे देखें कि अगर हम अनुमान लगाएं कि एक गांव में अगर 4 प्रतिनिधि ग्राम प्रधान के रूप में अगर निर्वाचित करने हैं, पूरे ग्रामीण सभा को अगर 4 लोगों को निर्वाचन करना है, 4 लोगों का हमें अगर निर्वाचन करना है, तो अगर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो ये है, ये मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि के रूप में खड़ा है और उसे हमें निर्वाचित करना है। मान लिया जाए एक ए है और एक बी है व्यक्ति और एक सी है व्यक्ति, एक डी है। अगर ये व्यक्ति को अगर 1000 वोट मिलते हैं, अगर ये व्यक्ति को 1000 वोट मिलते हैं, वहीं बी व्यक्ति को 700 वोट मिलते हैं, सी व्यक्ति को 400 वोट मिलते हैं और डी व्यक्ति को 300 वोट मिलते हैं। तो अगर हम प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के तहत देखें तो फर्स्ट में अगर हम ये देखते हैं तो जो इसमें वही जीतेगा ये क्योंकि यहाँ एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली है, जीत उसी की होगी जो सबसे आगे होगा। तो इसमें जो जीतेगा, इन चारों सदस्यों में से जो जीतेगा वो ये जीतेगा। लेकिन अगर हम देखें तो 7 4 11 और 11 और 3 14, ये जो 1400 वोट है, ये 1400 वोट है। मतलब 1400 लोगों का जो है एक असंतोष रहेगा। क्योंकि अगर हम बहुमत देखें, बहुमत तो ये बहुमत नहीं है, बहुमत ये है क्योंकि जो अधिक है बहुमत वही है। हाँ, भले ही ये अधिक वोट पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली है और जीत उसी की होगी जो सबसे आगे होगा। तो इस कारण से जीत तो इसमें ये की होगी, लेकिन जो हमारे गांव में असंतोष होगा वो 2400 लोगों में से 1400 लोगों का असंतोष होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए अब इसका चिंतन पूरे विश्व में एक बड़ा चिंतन था, जिसके रूप में इसको ध्यान रखते हुए एक प्रकार की और प्रणाली
को सोचा गया, जिसे अनुपातिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है, अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगर हम वही एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि अगर यूपी में 403 सीटें हैं, तो 403 सीटों में से मान लिया जाए हम एक क्षेत्र के सीटों को उठा लें, तो ये एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली है। अगर एक कोई विधानसभा है तो वहां से सिर्फ एक ही विधायक हो सकता है। ये प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली की यही खासियत है कि वहां से एक ही विधायक होगा, एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली के रूप में। तो प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य, जिसे एकल सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, या वहां पर एक सदस्य निर्वाचित होकर हमारे संसद में या विधायिका में या विधानमंडल में बैठता है। लेकिन वहीं अगर हम ये देखें कि आखिर हमें आवश्यकता क्या पड़ी अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली की, कि सबको अनुपात में हमारे प्रतिनिधि जाएं। तो अगर हम एक क्षेत्र को देखें जैसे बनारस, तो बनारस में अगर हम हिंदू की संख्या देखें तो लगभग 70% से ज़्यादा हिंदू है। तो ये सैद्धांतिक है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत योग्य है और किसी अन्य कास्ट का है, और वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या, वो अधिकतर जनसंख्या वो किसी अन्य कास्ट की है, और वो अगर चुनाव लड़ता है तो वो जीत जाए, ये बहुत कम चांस है। लेकिन अगर हम ज़्यादा चांस के रूप में देखें, अगर यहाँ पर हिंदू बाहुल्य है तो यहाँ पर जो भी सदस्य बनेगा वो हिंदू का ही सदस्य बनेगा। अगर यहाँ पर मुस्लिम 20% है तो इनका असंतोष, अगर सिख 5% है तो इनका असंतोष, ईसाई 3% है तो इनका असंतोष, पारसी 2% है तो इनका असंतोष, अन्य भी अगर कोई है तो उनका भी 1%। मतलब यहाँ पर सिर्फ हिंदू का वर्चस्व रहेगा, क्योंकि यह सैद्धांतिक रूप से है कि कोई एक अन्य कास्ट का लड़के यहाँ पर जीत लेगा। लेकिन अगर हम अपने व्यवहार में देखें तो हम वोट प्रत्येक व्यक्ति को जाति के आधार पर करते हैं, ना कि विकास के आधार पर। हम धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ना कि विकास के आधार पर। हमें आज धर्म के ही आधार पर तो भाजपा को वोट किए थे तो हमें राम मंदिर मिला, हम राम मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट किए थे तो हमें राम मंदिर मिला। अगर आज महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर फैल रही है तो हम उसके लिए वोट नहीं किए थे कि हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी कम हो, हम वोट किए थे राम मंदिर के लिए कि राम मंदिर बने, तो राम मंदिर मिला। जब आपको राम मंदिर मिला तो आप क्यों सरकार से बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि विकास, महंगाई इतनी चरम सीमा पर क्यों है, जब आपने वोट ही राम मंदिर के नाम पर किया था, आपने अपना निर्वाचन सदस्य ही राम मंदिर के नाम पर भेजा, तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं उन चीजों से कि आपका विकास होगा। आप जिस प्रकार से वोट किए हैं उस प्रकार से आप को विकास मिल रहा है। तो हम वही देखते हैं कि ये व्यवहार में ये संभव नहीं है। अगर जहां पर कोई हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, अगर वहां पर कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो स्वाभाविक बात है कि वह चुनाव नहीं जीतेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ तो वहां पर अनेक चिंताएं व्यक्त की गई कि क्योंकि हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान ये सभी वर्ग सम्मिलित थे, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग नेशनल मूवमेंट के में थे। तो हमें सबको संतुष्ट करने के लिए अपने संविधान सभा में सभी व्यक्तियों को रखना था। तो इसमें था क्या कि हम एक ऐसे निर्वाचन प्रणाली को लाए जो सभी लोग उस निर्वाचन प्रणाली के थ्रू सभी सदस्यता ग्रहण कर पाए। क्योंकि अगर हम वहां पर चुनाव कराते तो हिंदू अगर बाहुल्य थे तो हिंदू जीतते, अगर हिंदू जीतते तो इन लोगों का असंतोष होता, इन लोगों का असंतोष होता तो ये संविधान का बहिष्कार करते, अगर ये संविधान का बहिष्कार करते तो संविधान सभा का गठन नहीं हो पाता। इस कारण इन सभी चीजों को देखते हुए हमें क्या जरूरत पड़ी, अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली की। अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली क्या है कि अगर ये 70% हिंदू है तो यहाँ पर 70% के रूप में इनके अनुपात को देखा जाएगा और इनकी सदस्यता ग्रहण की जाएगी। अगर यहाँ पर 20% मुस्लिम है तो इनकी सदस्यता इस पर ग्रहण की जाएगी। अगर 5% है तो इनका अनुपात, सबके अनुपात के हिसाब से उनके क्षेत्र से एक सदस्य या दो सदस्य, उनके अनुपात के हिसाब से सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वही जीतता है जिसकी जो सबसे अधिक वोट पाता है, जीत उसी की होगी जो सबसे आगे होगा, जिससे एक काफी वर्ग असंतुष्ट रह जाता है और जो हमारा बहुमत है उस बहुमत की हार होती है। यही कारण है कि आज ग्राम प्रधान हो, विधायक हो या अन्य कोई हो, उसके प्रति हमारा असंतोष जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। यही कारण है। अतः आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।